दोस्तों, आपकी सैलरी 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए आप कमाते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है कि जिससे कि आप पैसे को ज्यादा कर सके या उसे बढ़ा सके। यानी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आपने नहीं बनाया। लेकिन क्या आप 20,000 रुपए सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। उसका क्या तरीका है, क्या मेथड है, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आपने नाम सुना होगा अमरीश भारती, जिनका पॉडकास्ट है। उसमें उनके जो गेस्ट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है कि एक 20,000 रुपए कमाने वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। उसका क्या मेथड है, किस तरह से उसे अपने पैसे को यूज करना है, वो पॉडकास्ट में आपको समझाने के लिए दिखाऊंगा। और कि किस तरह से उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन किया है और बताया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, किस तरह से हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर बाजार में अपने पैसे को लगाए हुए हैं और आप उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए हम साइड में ये पॉडकास्ट चलाते हैं और आप देखिएगा इसमें जो जो चीजें बताई गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपको हजारपति से करोड़पति बना सकती है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आगे चलकर आप पैसे कमाने वाले हैं और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि इनके पॉडकास्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। यानी आपके 34,80,000 रुपए 16.5 करोड़ रुपए बन गए, बिकॉज मार्केट इज द ओनली प्लेस विच कैन बीट एफडी। आप मुझे बताओ, और कोई जगह ही नहीं एफडी बीट करने के लिए हमारे पास। और आप अगर उतनी पैसिव इनकम धीरे 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 डेवलप कर सकते हो तो देख रहे हैं आप कि ये हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया जा रहा है। मेरी ये थीसिस बन चुकी है कि जो एक्टिवली काम करेगा वो पैसा नहीं बना सकता। तो अब 4 करोड़ का घर है, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बाथरूम बेच दूंगा तो मेरे को 10 लाख आ जाएंगे, या मैं एक बेडरूम बेच दूंगा तो मेरे को 2 करोड़ आ जाएंगे। बाद में कुछ सालों बाद देखा उन्होंने कि 100 करोड़ का घर तो 200 करोड़ हो गया, पर वो क्रिसिल के 100 करोड़ के शेयर जो उन्होंने बेचे थे वो 3400 करोड़ के हो गए। ये सारी चीजें ना मेंटल मैस्टरबेशन है, ठीक है। या आप सिर्फ ऑर्गेजम कर रहे हो पर मेंटली ऑर्गेजम कर रहे हो। ये एफएनओ में आज गंद मचा पड़ा है। मैं सॉरी वर्ड यूज करूंगा, स्किमिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग, बहुत कुछ हो रहा है। नोबडी इज मेकिंग मनी। तो लास्ट 1 सालों में आपने ऑप्शन सेलिंग से कितना पैसा बनाया? पान कैसे हैं आप सब? फिन पॉडकास्ट की एक नई सीरीज में आज हमारे साथ है संजय कथूरिया सर। कैसे हैं सर? बस एकदम बढ़िया अमरीश जी, आप और आज मैं बहुत बढ़िया सर। और आज इनसे ऑलमोस्ट पॉडकास्ट से पहले बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई, इन बिटवीन बहुत सारी बातें गई। मैंने कहा यार सर शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फ्लो मिस हो जाएगा, वो फ्लो जो है वो मिस हो जाएगा। तो वेलकम टू फिन पॉडकास्ट। थैंक्स सो मच अमरीश जी, थैंक यू फॉर तरीके को आपको समझना है, उसको समझकर ही काम करना है। जब चीजों को हम सीखेंगे तभी जाकर वो हमें आगे चलकर कामयाबी मिलेगी। जनरली सीआरएस में नंबर है, बहुत ध्यान से परसेंटेज में आप बात करते हैं ना, 2% आप बोलते हैं, 2%, 3%। वीडियो स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। स्टॉक मार्केट से या फिर फाइनेंस वर्ल्ड से पैसा बनाना है, कितना परसेंट उनके लिए रहेगा और कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे? श्योर। देखिए, पहले हम समझते हैं हमारे पास विकल्प क्या क्या है जी, ठीक है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है तो पहले तो उसको आपको ये समझना आपका जीवन का सबसे बड़ा करियर है वो। आप अगर 16 साल की उम्र से 18 साल की उम्र से भी करते हो तो आप इसको 70-80 साल की उम्र तक करते रह सकते हो। ये ताकत है स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो वो बात सही कहते थे कि हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, और अगर तब बुझा सकता था तो अब तो बहुत ही आराम से बुझा सकता है। तो स्टॉक मार्केट को एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह हमें देखिए, हम इसीलिए आपको शेयर मार्केट और शेयर बाजार के बारे में बताते हैं जो एक्सपर्ट हैं, सबसे ताकि सिंपल विकल्प होने उनसे भी वाला है कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाए और आप उसके बारे में जान पाए। अगर आप नए हैं तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो क्या होता है सीखना पड़ता है। लर्निंग इज अर्निंग, जब हम लर्न करते हैं तो अर्न करते हैं। तो यहाँ पर सीखना बहुत जरूरी है। कोई किसी भी काम को जब हम सीख कर करते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है। चलिए वीडियो को देखते हैं। उनको लगता है मिड कैप चलने वाला तो मिड कैप का ले लिया, निफ्टी चलने वाला निफ्टी ले लिया, वैसे ले लिया। और ओवर इयर्स इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। एफडी से ऑलमोस्ट 2.25 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। फिर अगला लेवल आता है कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही और एक्टिव फंड्स मैनेज कर देखते हो,
स्मॉल कैप देखते हो, सेक्टोरल देखते हो, आपको लगता है कि यार अगले 10 साल में डिफेंस का सेक्टर बहुत आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ईवी बढ़ने वाला है, या फिर ग्रीन एनर्जी बढ़ जाएगा, तो इस तरह से आपके एक बेट्स होते हैं, सेट ऑफ बेट्स होते हैं। तो आप कहते हो यार मैं ना अभी मैं कौन बैठ के आइडेंटिफाई करूंगा ईवी में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, इंफ्रा में तो देख रहे हैं किस तरह से हर एक चीज को बारीकी से इन्होंने एक्सप्लेन किया है और किस तरह से बता रहे हैं कि आप कम पैसे में भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर करोड़पति बन सकते हैं। चालू कर आगे आओ, सुनते रहिए। समझ सकता हूँ कंपनी का फंडामेंटल, समझ सकता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकता हूँ, एक कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो देख सकता हूँ, उसको एनालाइज कर सकता हूँ और एक बास्केट बना सकता हूँ, ठीक है। और चौथा हो गया, फिर आप न्यूक्लियर बॉम्ब से खेलने लगते हो, जिसे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वॉरेन बुफे ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का है, तो जब आप उनके साथ खेलने लग जाते हो तो वो एक अलग लेवल का प्ले होता है। तो ये आपके सारे विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के, जो आप एक स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई विकल्प है नहीं। अब अगर आप एक जर्नी पकड़ो तो मुझे ऐसा लगता है फेयर रिटर्न, सारे पॉइंट को नोट कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए ताकि हर एक चीज को नोट डाउन कर सकें। बेसिक समझा रहा हूं आपको अच्छे से ताकि आप इस चीज को क्लियर कर सकें। और आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं तब भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा आप इससे एडवांटेज ले सकते हैं, जबकि वो सबसे बहुत ही बारीकी से। और जो पॉइंट्स है उसको नोट डाउन चलाते हैं। उनका एक शेयर आज 5 करोड़ रुपए का, $6 लाख से ऊपर का एक शेयर है, हाँ, बर्कशायर हैथवे का, ठीक है। और $200 बिलियन कैश लेके बैठे हुए मोटा मोटी, और खुद 90 साल के हो गए, पिछले साल उनके पार्टनर की डेथ हो गई थी। तो अगर आप उन्हीं की जर्नी को बेसलाइन जर्नी माने तो वो राइट जर्नी, उससे ज्यादा आइडियल जर्नी आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो उन्होंने 19.8% पे कंपाउंड किया पैसा, पर कंपाउंड करने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा नहीं कमाया, उन्होंने ज्यादा देर कमाया, ठीक है। तो हमारे बीच में आजकल क्या लालच हो गया है कि ज्यादा कमाते हैं, यार मेरा 100 रुपया ना 200 रुपया बन जाए एक साल में, फिर 200 का 400 बन जाए, 400 का 800 बन जाए। ये चाइनीज मैथमेटिक्स कहता हूं मैं इसको, जैसे चाइनीज सामान होता है ना जी ऐसे ये चाइनीज मैथमेटिक्स। तो गाइस यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन को उठाया गया है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई किया गया है, हर एक चीज को यहाँ पे कवर किया गया है, जितनी भी चीजें होती हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई है। तो आपके पास इतनी वेल्थ होगी कि आपकी जनरेशंस आने वाली उस पैसे को खा सकती है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई है ताकि जो है ऑडियंस को ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ सके। यहाँ मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक राइट रिटर्न का फ्रेम जो है वो 15 से लेके 20% सालाना ओवर लॉन्गर। हाँ, उसमें कोई ऐसा फेज होगा जब 5-6 साल, अभी मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी चीजों को सुनकर हमें इसे छोड़ना नहीं, उसे अप्लाई करना है, ताकि अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, और ये सारी चीजों को हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, डिविडेंड क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हमें क्या होगी, आगे चल के प्रॉब्लम होगी, चीजों हम समझ नहीं पाएंगे, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होता है हमें लॉस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। सॉफ्ट बैंक दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, $100 बिलियन का फंड रखते हैं, एक फंड उनका $100 बिलियन का। उन्होंने एनवीडिया के शेयर्स बेच दिए थे कुछ साल पहले 2019 में $3.6 बिलियन में, जो उनके पास शेयर थे वो उन्होंने बेच दिए $3.6 बिलियन में। आज उनके उन शेयर्स की वैल्यू $195 बिलियन है। अच्छा, वो पैसा उन्होंने कहां डाले आपको पता है? ओयो में और वीवर्क में, और हम जानते हैं दोनों का क्या हुआ। दोनों का बुरा हाल है, ठीक है। तो अगर वो एनवीडिया के साथ टिके रहते, इन्वेस्टेड रहते, तो वो जो बुल रन 2019 से उनका पैसा मतलब 60 टाइम्स हो जाता 2019 से लेकर 2024 के बीच में, पर पेशेंस नहीं रखा, गलत डिसीजन ले बैठे। तो हम नहीं गलती करते, गलती सारे लेवल्स पे हो रही है, हम भगवान नहीं है, सबने गलतियां करी हैं जिंदगी में। तो मुझे क्लियर है ये बात, बहुत क्लियर है अपने पर्सनल लाइफ में, और मेरी जर्नी ऐसे ही मैंने प्लान करी है, which is कि you should not expect more than 15 to 20% returns, but expect it for a 25-year horizon, 25 साल के होराइजन तक अपन इसको चला के चल, ये मेरा मानना है। बट एक अभी जो नंबर्स की बात आप कर रहे थे, इसमें कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, या फिर यूँ बात कर लूँ कि म्यूचुअल फंड में जो SIP होती है, लेमैन जो महीने के 20-30 हज़ार रुपये अर्न कर रहा है, क्या लगता है आपको कि वो क्या ये अमाउंट्स, करोड़पति बनने वाला जो नंबर होता है कि मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूँ, वो अचीव कर सकता है इस महीने के 30-40 हज़ार रुपये उसकी मंथली सैलरी है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। एग्जांपल ये है कि एक HDFC फ्लेक्सी कैप करके फंड आया था 1995 में, 1995, ठीक है। तब SIP का उतना प्रचलन नहीं था, इतना
इजी नहीं था SIP करना, बट आज तो इजी था, मतलब एक 5 साल से 6 साल से बहुत ही, रादर 2014 से जब से मैं कर रहा हूँ तब से डायरेक्ट फंड्स आ चुके हैं, तो तब से इजी हो चुका है, और 2017-18 के बाद तो रेवोल्यूशन हो गया। तो वो फंड पे अगर आपने 29 साल, ठीक है, 10,000 रुपए महीने डाले होते, ठीक है, तो आपने टोटल पैसा डाला होता 34,80,000 रुपए 29 साल में। एनी गेसेस उसकी आज क्या वैल्यू आती? ऑलमोस्ट रेट ऑफ रिटर्न 19% अप्रॉक्स। हाँ, तो भी आपके हिसाब से कंपाउंड करके वो कितना हो जाता? मैथ्स में थोड़ा वीक था सर मैं। चलो 10 गुना हो जाता, 3.5 करोड़ हो जाता, 5 करोड़ हो जाता, बट कंपाउंडिंग लग गई, 29 ईयर्स की लग गई। आज उसका आंसर है 16.5 करोड़, यानी आपके 34,80,000 रुपए 16.5 करोड़ रुपए बन गए, ठीक है। अब ये 16.5 करोड़ रुपए में से अगर आप हर महीने 20 लाख रुपए भी निकालोगे ना, ये जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। तो आपने क्या किया, 10,000 रुपए महीना डालते गए, 29 साल डाला, ज्यादा नहीं, ज्यादा देर। गेम इज अबाउट टाइम, नॉट अबाउट टाइमिंग, ठीक है। तो ज्यादा देर जब आप पैसा डालते हो मार्केट में, ज्यादा समय तक पिच पे बने रहते हो। भाई रन ज्यादा कौन बनाएगा? जो ज्यादा देर पिच पे रहेगा, ठीक है। पहले ओवर में अगर पहला ही बंदा मारने लग जाएगा तो वो आउट हो जाएगा, पर अगर वो एक आधा ओवर खेलेगा, 2 ओवर खेलेगा, फिर जब वो डिफिकल्ट बॉलर आएगा तो वो उसको डिफेंड करेगा, फिर एक हल्का बॉलर आएगा तो छक्का मारेगा। पर आप पिच पे बने रहोगे तभी होगा ना। अमरीश जी, मैं तो इतने लोगों को देखा है जिनका कैपिटल वाइप आउट होता है, फिर वो मार्केट को बाय बाय बोल के चले जाते हैं। अब आपने तो अपॉर्चुनिटी खो दी ना आगे पैसा कमाने की, बिकॉज मार्केट इज द ओनली प्लेस विच कैन बीट FD। आप मुझे बताओ, और कोई जगह है नहीं FD बीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ मार्केट्स है जो FD को बीट कर सकती हैं। सो ये मैथमेटिक्स जो है, ये फेवरेबल सिर्फ एक ही कंडीशन में है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो। तो जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया कि 10,000 रुपए भी अगर आप डालते हो महीने के, तो आप आराम से इतना पैसा बना सकते हो। अब आपका एक और उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति जिसकी 20-25 हज़ार की तनख्वाह है, एक आम व्यक्ति आज उतनी तनख्वाह ले लेता है अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हो तो, और वो तय करता है मैं सिर्फ 30% उसमें से 7,000 8,000 रुपीज में इन्वेस्ट करूंगा, हर साल मैं इसको 10% बढ़ाऊंगा, तो वो 20 साल की अवधि में 3 से 4 करोड़ रुपए के कॉर्पस पे पहुंच सकता। अगर आप 20 साल के हो और आप 40 साल की उम्र में 3 से 4 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंच गए, 3 से 4 करोड़ इंडिया में कभी भी कम नहीं रहेगा, एक अच्छा नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो वो 3-4 करोड़ में से फिर आप उस दिन चेक कह सकते हो, हाँ यार अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ या मैं अब और काम नहीं करना चाहता, एंड आई कैन विथड्रॉ फ्रॉम दिस। मैंने क्या किया, मैंने भी सेम काम किया था, सेम तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया था। तो आज मैं ये कह सकता हूँ मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत साल से मैं उस पर आना चाहूंगा थोड़ा सा आपके ऊपर, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी है। तो एक फाइनेंशियली फ्री जब आपने ये अपने आप को कहा कि मैं हो चुका था काफी टाइम पहले, आपने क्या सेट ऑफ रूल अपने लिए डिसाइड किया, वो क्या नंबर्स थे, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक बार। डन। सो नंबर्स ऐसे थे कि फाइनेंशियली एक आदमी रिच और वेल्दी, दो चीजें होती हैं, या तो आप रिच होते हो वेल्दी होते हो, ठीक है। रिच तो हो गए जो बड़े घराने हैं हमारे, अनाप शनाप खर्चा कर सकते हैं, 1,000 करोड़ की प्री वेडिंग पार्टीज कर सकते हैं, वो रिच हैं वो। हाँ, इशारा समझ रहा हूँ जी। बट वेल्दी कौन है? वेल्दी 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी भी हो सकता है। वेल्दी की इक्वेशन बहुत सिंपल है कि पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है, उस दिन आप वेल्दी हो जाते हो, ठीक है। Correct. इसमें 2 फैक्टर आ गए, एक हो गई पैसिव इनकम और एक हो गए खर्चे। तो अगर आप अपने खर्चों को नियमित रखना जानते हो और आप अगर उतनी पैसिव इनकम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो जिससे वो आपके कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो आप वेल्दी हो जाते हो, ठीक है। तो मेरा भी फंडा बहुत सिंपल था। मुझे पता था मुझे महीने में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसमें मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भी आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, घूमना फिरना आ जाएगा, खाना पीना आ जाएगा, एक अच्छी जगह रह सकता हूँ, एक अच्छा सोसाइटल स्टेटस अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता हूँ 2 लाख रुपए महीने में। तो यानी मुझे पैसिव इनकम 2 लाख रुपए की चाहिए, तो मैं तो फ्री हो गया। उसके बाद मैंने वो अचीव कर ली। जिस दिन वो अचीव कर ली, मैंने अपना बोल दिया कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। Okay. तो आपका जो बेसलाइन कॉस्ट है, अगर वो आपकी प्योर पैसिव इनकम से मीट करता है, तो आप फ्री हो चुके हो। फिर आप जब अपने लिए काम करोगे, जब आप अपने लिए कुछ बिल्ड करोगे, तब आप डेफिनेटली उससे ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप आज आप अगर ग्राउंड पे उतर जाते हो और बोलते हो कि भाई अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मैं फ्री माइंड से कोई पर्पस को सॉल्व करना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक पर्पस सॉल्व करना है कि मेरे को लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की जर्नी पे लेके जाना है, उनके लिए ईजी करना है, उनके माइंड के मिथ्स को ब्रेक करना है, ठीक है। तो आज मैं वो जर्नी बहुत इजीली जी सकता हूँ, बहुत आराम से मैं ये सारी बातें उनके साथ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद सक्षम हूँ। एरोप्लेन में भी बोलते हैं ना, पहले खुद का पहनो फिर बच्चे को पहनाओ। चाहे आपका बेटा भी साथ में बैठा हो, पहले बोलते हैं यार पहले खुद को सिक्योर कर लो, क्योंकि अगर आप ही सिक्योर नहीं हो तो आप बच्चे को कैसे सिक्योर करोगे। तो पहली चीज है कि आपकी पैसिव इनकम आपकी कॉस्ट्स को रिकवर कर पाए। दूसरी चीज है फ्रॉम अ कॉर्पस पर्सपेक्टिव, मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है।
वो होना चाहिए आपके जितना सालाना खर्चा है, आजकल उसको पैकेजिंग करके फायर वायर बोल दिया गया, 25 गुना अगर आप रखते हो तो यू आर वेरी सेफ। तो अगर आपने समझो आपका महीने का साल का खर्चा मेरा 24 लाख रुपए है या 20-25 लाख रुपए के रेंज में, तो अगर मेरे पास 6-6.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस है तो आई एम सेफ फॉर लाइफ। तो वो मैंने जब अचीव किया तो मैंने बोला ठीक है, इट्स टाइम टू हैंग माय बूट्स। तो मैं दोनों पैरामीटर्स पे जब सक्सेसफुल हो गया तो मैंने मान लिया कि मैं तो फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, सो देयर इज नो पॉइंट टू सर्व एनीवन एल्स, आई विल सर्व द पीपल एट लार्ज। तो आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है? लाइक आपके टोटल वेल्थ में कितना परसेंट कैश, लिक्विड, कितना स्टॉक्स? तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करता, थोड़ा बहुत जो किया हुआ है वो मेरे फादर की वजह से है, क्योंकि वो एक बहुत एक्टिव ट्रेडर है और मैंने नोटिस किया वो एक्टिव ट्रेडर पैसा नहीं बनाते बस। मेरी ये थीसिस बन चुकी है कि जो एक्टिवली काम करेगा वो पैसा नहीं बना सकता। रॉथस्टाइल्ड भी कहते हैं ना, द वन हु इज बिजी ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। तो अगर आप बिजी रहेंगे हमेशा तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें अधिकांश पोर्शन म्यूचुअल फंड्स का है। ठीक है, हाँ, अगर मैं इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो की बात करूँ तो 95% म्यूचुअल फंड्स है, 90% के आसपास 90-95% एमएफ है और बचा हुआ 5-10% डायरेक्ट स्टॉक्स है। म्यूचुअल फंड्स में एक नंबर अगर आप बता पाए कितना? अपवर्ड्स ऑफ 6 crores ओके, जो मैंने इकट्ठा किया ओवर लास्ट 10 odd years। ओके, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है उससे आधे से कम है। ओके, तो जो इन्वेस्ट किया था उससे 2 times ज्यादा वो कॉर्पस हो चुका है आज। और मैंने भी क्रैश देखा है, 2020 में वो कॉर्पस नेगेटिव हो चुका था। ओके, 2020 में जितना तब तक मैंने डाला था उससे नीचे आ गया था। तो वो भी लाइफ देखी हुई है मैंने, पर उस टाइम मैंने अपना बंद नहीं किया एसआईपी, मैंने एसआईपी डबल कर दी। मतलब टाइम आ गया एसआईपी डबल करने का, क्योंकि वॉरेन बुफे की एक बात याद आ गई कि भाई जब लोग ग्रीडी हो तब आप फियरफुल हो जाओ, और जब वो लोग फियरफुल हो तो आप ग्रीडी हो जाओ। तब एक कहावत बहुत चली थी कि विमेन इन द हाउस आर फायर बाइंग एंड मेन इन द हाउस आर फायर सेलिंग। क्योंकि महिलाएं बाहर जा के सामान इकट्ठा कर रही थी क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, और जो हस्बैंड्स थे वो स्टॉक मार्केट देख देख के परेशान होकर अपनी सामान बेच रहे थे कि भैया चल स्टॉक खत्म करते हैं, निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और उसके बाद जो रिटर्न्स मिले हैं वो तो सबने देखे ही हैं किस तरह के रिटर्न। तो दोस्तों देखा आपने ये कितना जबरदस्त पॉडकास्ट था जिसमें हर एक चीज को कवर किया गया, हर एक चीज के बारे में बारीकी से बताया गया, जिससे कि ऑडियंस को आसानी से समझ में आ सके और शेयर मार्केट में अगर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में उनको पता हो, बेसिक चीजों के बारे में पता हो, एडवांस चीजों के बारे में पता हो। तो सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पास पहुंचाएं ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। अगर कम सैलरी है और ज्यादा पैसे कमाना है तो उनको क्या मेथड यूज करना चाहिए उसके बारे में उनको पता चल सके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।